जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्यों की देन के बारे में जानेंगे। ये सेमेस्टर 1 CSE 1 पेपर का है। मैं इससे पहले आप लोगों को आर्यों के विस्तार, आर्यों के मूल निवास स्थान और आर्यों की स्थिति पहले कैसी थी, वो किस तरह से आए और अपनी स्थिति को भारत में स्थापित किए। हालांकि वो भारतीय ही थे, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों का ये मतभेद है कि आर्यों की स्थिति या आर्यों का स्थान, मूल निवास स्थान बाहर का था। परंतु इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ और उसका जो प्रसार हुआ, यानी कि सबसे मूल बातें ये कि आर्य ने हम लोगों को क्या देन दी, वो सामाजिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में। तो यानी कि उन्होंने हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में उन्होंने भारत को क्या देन दी। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आर्यों के द्वारा हम लोगों को क्या देन मिला या क्या उन लोगों की संस्कृति मिली। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि आर्यों की स्थिति कैसी थी और उन्होंने भारतीय इतिहास में अपना क्या योगदान दिया। तो आर्य भारत में जब कब आए या किस प्रकार आए, इस संबंध में इतिहासकारों का तो एक अलग मतभेद है ही, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भारत में आर्य 6000 ईसा पूर्व में आए और जैकोबी ने इसका समय 5000 ईसा पूर्व निश्चित किया। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में 1200 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के मध्य आए। हालांकि अभी भी रिसर्च के दौरान हर एक ईयर को अलग अलग मापदंड में मापा जाता है, परंतु फिर भी हम लोगों को ये रेफरेंस को लेके ही चलना है। साथ में अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों का ये मानना है कि आर्य लोग जो भारत में आगमन आए उनका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य। लेकिन ऋग्वेद में जिन नदियों तथा प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है, उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यों ने भारत में अफगानिस्तान की ओर से प्रवेश किया। वे इकट्ठे एक बार नहीं आए थे, अभी तो कई समूह में निरंतर अनेक वर्षों तक आते रहे थे। भारत में प्रवेश करने के बाद आर्यों ने विभिन्न जनों यानी कबीलों तथा आर्यों में काफी समय तक युद्ध होता रहा। भरत, पुरु, यदु, अनुस तथा तुवश्रु आर्यों के उल्लेखनीय जन थे। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। भारतवंश के शासक सुदास ने विश्वामित्र को अपना दरबारी पुरोहित नियुक्त किया था। उसने अनेक युद्ध को विजित करने में राजा सुदास की प्रशंसनीय सहायता की। बाद में राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर नियुक्त किया था। इस कारण दोनों पुरोहित एक दूसरे के प्रतिवर्ती माने गए थे। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर राजा सुदास पर आक्रमण कर दिया। राजा सुदास ने इस संघ का पुरुषनी यानी वर्तमान रावी नदी के तट पर सामना किया। इस युद्ध में सुदास की विजय किया गया और इस महत्वपूर्ण विजय के कारण इनका सम्मान और बढ़ा। आर्यों के भारत प्रसार में यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें आर्य, अनार्य, दस्यु, दास, द्रविड़ तथा पनी आदि नामों से पुकारते थे, के साथ अनेक युद्ध हुए। आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए। आर्य अपने बढ़िया शास्त्रों तथा तीव्र गति से चलने वाले रथों के कारण विजय रहे। इस प्रकार वे भारत में बस गए। आर्य शुरुआत में सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 7 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु तथा सरस्वती बहती थी। आर्य सरस्वती नदी का सर्वाधिक पवित्र नदी समझते थे, अतः आर्यों ने इस नदी के तट पर ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद की रचना के कारण आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश का नाम ब्रह्मावर्त रख दिया। जनसंख्या के बढ़ने के कारण 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद गंगा के मैदान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी तथा सिंधु नदी से लेकर बंगाल तक समस्त उत्तरी भारत में हो गया था। अक्सर ये सवाल आते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश क्या है या सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में आप बताएं। तो ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और मे भी आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से और पढ़ना चाहिए। वैदिक साहित्य यानी वैदिक साहित्य आर्यों की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सबसे बहुमूल्य देन मानी गई है। इस अनमोल ज्ञान का भंडार माना गया है। इसमें जीवन के आध्यात्मिक तथा अन्य
समस्याओं के समाधान का वर्णन किया गया है। निसंदेह वैदिक साहित्य की रचना का मुख्य उद्देश्य धार्मिक था, किंतु यह वैदिक और उत्तर वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की रचना के लिए हमारा एक मुख्य स्रोत है। यह संपूर्ण साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये भी जानना है कि आर्यों की देन में क्या क्या देन थी, मतलब राजनीतिक स्थिति देन क्या थी, सामाजिक स्थिति में क्या देन थी, या धार्मिक स्थिति के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं कि आर्यों की जो देन थी वो राजनीतिक स्थिति में क्या थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में आर्यों की देन काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हमें लोकतंत्रीय ढंग से शासन करने की शिक्षा दी। आजकल हम देखते हैं कि संसार में जिस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार तथा लोगों में संघर्ष चल रही है, उस लोकतंत्र से आर्य हजारों साल पूर्व भली भांति परिचित थे। राजा का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा का कल्याण करना था। वह अपनी प्रजा का पिता की भांति पालन करता था। यदि कोई राजा अत्याचारी प्रमाणित होता तो सभा तथा समिति नामक संस्था उसको शासन से उतार सकती थी। इस प्रकार यह दोनों संस्थाएं आज की संसद की भांति कार्य करती है। आर्य राजा सभी शक्तियां अपने अधिकार में नहीं रखते थे। वह स्थानीय शासन प्रबंध में विश्वास रखते थे। गांव में ग्रामीणी स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। इस प्रकार का शासन प्रबंध अभी तक गांव में देखने को मिलता है। आर्यों ने अपने युद्ध का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें बताया कि निहत तथा सोए हुए शत्रुओं यानी स्त्रियों तथा बच्चों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। आर्यों की सामाजिक देन भी थी, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में आर्यों का देन बहुत महत्वपूर्ण था। आर्यों का परिवार पिता प्रधान होता था। परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष घर का मुखिया होता था। वह परिवार के सभी कार्यों की देखरेख करता था और परिवार के सभी सदस्य उसके आदेश का पालन करते थे। इस प्रकार आर्यों ने हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया। आर्यों ने हमें संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहना भी सिखाया। यह संयुक्त परिवार प्रणाली अभी तक भारत में प्रचलित है। उन्होंने हमें स्त्रियों का सम्मान करने की भी शिक्षा दी। उन्होंने हमें बताया कि स्त्रियों को पुरुषों के समान समझना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा देनी चाहिए। आजकल की सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और प्रथा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को भी उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने अतिथियों का अधिक से अधिक सम्मान करना भी सिखाया। यानी कि आर्य सभ्यता में बाल विवाह, सती प्रथा और प्रथा प्रथा नहीं थी। ये तो 18वीं सेंचुरी में आई और इसके बारे में भी आप लोगों को पता है कि राजा राम मोहन राय ने इन सब चीजों को हटाने के लिए कितना भरसोर मेहनत किया। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने एक संस्था बनाई जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसमें इन प्रथाओं को, इन कुरीतियों को हटाया गया। और अगर ये अभी 17-18 सेंचुरी में ये कुरीतियां थी तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आर्य सभ्यता चल रही थी तो ये कुरीतियां उस टाइम नहीं थी। धार्मिक देन, आर्यों का अनेक धार्मिक देन भी था। अपने सोच के हिसाब से उन्होंने धर्म को अपने हिसाब से विख्यात सोच दिया था। उन्होंने धर्म को बहुत प्रशंसनीय बनाया। आर्यों का धर्म बड़ा सादा था और वे पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल देते थे। आर्य यद्यपि अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु उन्हें एक परमात्मा का ही रूप समझते थे। देवताओं को खुश रखने के लिए यज्ञ करवाए जाते थे। धार्मिक रीतियां घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाती थी। महिलाएं इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेती थी और उनके सहयोग के बिना कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था। आर्य गरीबों तथा दीन दुखियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। इस प्रकार आर्यों ने धर्म के संबंध में उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। आर्य लोग आवागमन, मुक्ति तथा कर्म सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इन सिद्धांतों को आज भी हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त है। आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। आर्यों की सांस्कृतिक देन भी है, जैसे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में आर्यों की देन सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है।
उनके द्वारा रचित वैदिक साहित्य को ज्ञान का भंडार माना गया है। इन ग्रंथों में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। आज भी इन ग्रंथों का बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। आर्यों ने भारतीयों को संस्कृत भाषा दी, जो प्राचीन काल में शताब्दियों तक प्रचलित रही। आज भी हिंदू इस भाषा को पवित्र मानते हैं। इसने बाद में कई अन्य भारतीय भाषाओं को जन्म दिया। यह सभी भाषाएं आज भी प्रचलित हैं। साथ ही साथ आर्यों की आर्थिक देन भी रही, जैसे कि आर्य लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण देन दिए, जैसे कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने रखा। उन्होंने वनों को साफ करने, विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छी कृषि के कारण व्यापार भी काफी विकसित हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में कई शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में आए, तो शताब्दियों तक ये स्थापित रही और वो अपने आप को निपुण बनाए रखे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग थी। आर्यों ने हमें बताया कि भूमि का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए ताकि अमीरों तथा गरीबों में कोई अंतर नहीं रहे। उन्होंने हमें गांव में साझे हितों को सामने देखकर सामलाट भूमि रखने की जानकारी दी। आर्यों के समय में प्रचलित व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, वस्त्र तैयार करने का, आभूषण तैयार करने का भी प्रचलन किया, और जो आज तक प्रचलित है। और आर्यों की ये मुख्य जो बातें थे, जो आर्यों ने उस टाइम शुरू किया था, और अभी तक निरंतर ये बातें हम लोगों के 21वीं सेंचुरी में चलती आ रही है।